Hello everyone, this side Aman. Once again, welcome to our channel that is Study Bits. Today we will going to cover November month current affair, which is based or for the UPSC based examinations, as well as we know that NTPCs and many other exams are lined up. So for all these exams, it will be relevant. First news start करते हैं without time waste किए हुए. That is pre-matric scholarship scheme. ये स्कॉलरशिप स्कीम क्या है, ये न्यूज़ में क्यों थी? ये न्यूज़ में एक्चुअली इसीलिए थी क्योंकि जो अमाउंट है ऑफ दिस स्कीम इन झारखंड हैज़ बीन साइन्ड ऑफ. मतलब ये गवर्नमेंट ने एलोकेट तो किया था, बट क्या हुआ, ये गलत डायरेक्शन में चला गया और मिस मैनेजमेंट हुआ फंड का और गलत हाथों में चला गया और बच्चों तक नहीं पहुंच पाया. ये जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है जो कि ओपन होती है एवरी ईयर फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज़. जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे होते हैं उनके लिए. एज वी नो हमारी 6 माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हिंदूज. सब जितने भी आती है सब माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है, ये हर साल ओपन होती है 2 बार, एक अगस्त के महीने में और सेकेंड नवंबर के महीने में. माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती हैं, जो स्टूडेंट्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में भी वो स्टूडेंट इंक्लूड होंगे जो मिनिमम 50% मार्क्स लेकर आएंगे क्लासेस में अपने, और फैमिली जिनकी इनकम होगी लेस देन और इक्वल टू 1 लाख. स्ट्रक्चर क्या है स्कॉलरशिप का? 2 टीयर के अंदर है. क्लास 1 to 5 इसके अंदर कुछ पैसे मिलेंगे और 6 to 10th मिलेंगे. 1 to 5 की बात करें तो 1000 रुपीज़ पर ईयर, मीन्स क्लास 1 से लेके 5 तक आपको 1000 रुपीज़ मिलेंगे पर ईयर. क्लास 6 से लेके 10 तक की अगर बात करें रुपीज़ 5700 रुपीज़ मिलेंगे. बट अगर आप हॉस्टलर हो, आप हॉस्टल के अंदर हॉस्टल के अंदर रहते हो तो 10,700 रुपये मिलेंगे. इसके अंदर एलिजिबल कैंडिडेट को क्या करना है, उसे अपने आप को रजिस्टर करना है. किसके ऊपर? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर, जो कि है वन स्टॉप सोल्यूशन है एज़ पर दी गवर्नमेंट, जिसके अंदर आपको अप्लाई भी करना है, अपलोड भी करना है, वेरिफिकेशन भी वहीं से होगी, प्रोसेसिंग भी वहीं से होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी वहीं से होगी स्कॉलरशिप की, सब कुछ. लेकिन आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इसके लिए? आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, एजुकेशन डॉक्स चाहिए, अदर्स चाहिए. मीन्स अदर जो भी अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह वो वगैरह भी. नेशनल स्कॉलरशिप जो प्रोजेक्ट आया था ये ऑनलाइन सिस्टम था अंडर डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट. किसके? डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट जो होना था उसके अंदर बोला था कि इसके अंदर क्या करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेंगे इसके अंदर, ताकि प्रोवाइड कर सके फास्टर, इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल सिस्टम, जिससे क्या हो, सबको क्या मिले, फटाफट पैसा मिलता रहे. इसके अंदर प्रोवाइड क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या प्रोवाइड करेगी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेगी विदाउट लीकेजेस. जैसे हमारे फंड ट्रांसफ़र जो हो रहे थे, मिसमैनेजमेंट हो रहा था, तो इसके बाद क्या होगा, विदाउट एनी लीकेजेस हमारा क्या होगा, फंड ट्रांसफ़र होगा. ये मूव आई क्यों है एक्चुअली कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र करनी पड़े? क्योंकि हमने देखा था लास्ट अगस्त के अंदर 2020 के अंदर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कैम हुआ एक पंजाब के अंदर, जिसमें मल्टी करोड़ स्कैम था. तो ये सजेशन क्या है गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग अ सिंगल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम बाय मर्जिंग ऑल द करंट स्कॉलरशिप स्कीम. एक पोर्टल बनाएगी जिसके अंदर एक ही स्कॉलरशिप स्कीम होगी, बाकी सारी क्या होंगी उसके अंदर मर्ज कर दी जाएंगी, जो कि अभी करंट में चल रही हैं. अब चलते हैं सेकेंड न्यूज़ की तरफ, जो है राइजिंग साइबर क्राइम्स. आपको पता है साइबर क्राइम आजकल जब सब कुछ एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन दी ऑनलाइन सिस्टम, सो साइबर क्राइम्स हमारे बढ़ गए हैं. तो एक न्यूज़ थी, क्या न्यूज़ में था कि एमएचए ने सबको क्या लिख के दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से सबको लिख के दिया कि सारी स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा कि कितनी जो कंप्लेंट हैं, एफआईआर हुई हैं, जो कंप्लेंट रिसीव हुई हैं ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के थ्रू. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल क्या था? बेसिकली ये पोर्टल था जो कि लॉन्च हुआ था 2019 के अंदर, जिसने अनेबल किया था सिटीजन को ताकि वो रिपोर्ट कर रहे साइबर क्राइम्स ऑनलाइन. सो सिटीजन सेंट्रिक की एक स्कीम है. पोर्टल स्पेसिफिक है फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन. एज वी नो द क्राइम्स रेट आर इंक्रीजिंग फॉर अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन. तो इसके अंदर जितने भी चाइल्ड जो सेक्सुअली अब्यूज़, कोई भी अगर उनको मटेरियल मिलता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अगर कोई कंटेंट अगर शेयर करता है, ऑनलाइन कंटेंट जिसके अंदर जो रिलेटेड है गैंग और गैंग रेप से, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट होगी. ये बेसिकली क्राइम कौन से फोकस करेगा? किसी से अगर फिनेंशियल क्राइम होता है, किसी से धोखाधड़ी होते हैं पैसे से रिलेटेड, सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स होंगे उनसे भी रिलेटेड, किसी को अगर स्टॉकिंग कर रहे हैं या फिर साइबर बुलिंग कर रहे हैं किसी को, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी. ठीक है, इसके अंदर बोला है कि जो पोर्टल जो ये गवर्नमेंट ने बनाया है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये हेल्प करेगा किसके अंदर? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को टू इन्वेस्टिगेट द केसेस जो भी इनको रिपोर्ट्स मिली हैं.
ऑल्सो हेल्प करेगा कोऑर्डिनेशन करने के लिए, जो कि अभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की, डिफरेंट डिफरेंट पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशंस की, जो डिफरेंट एजेंसी जिनको एलोकेट हुआ है ये प्रोफाइल, वो सारे कोऑर्डिनेट करके जल्दी से जल्दी इफेक्टिव रिजल्ट लाके इन केसेस को सॉल्व करेंगे। इसका अभी लेकिन ये न्यूज़ में था क्यों, हमारा न्यूज़ के अंदर इसलिए था क्योंकि पहली बात यहाँ पे क्या था, एक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसके लो कन्वर्जन रेट था। लो कन्वर्जन रेट हमें पता है कि एज कंप्यूटर सब कुछ डिजिटल तो हो गया, बट कंप्यूटर लिटरेसी अभी भी बहुत कम है। इसके अंदर पता चला 2.5 जो टोटल जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, मतलब जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हुए उसमें से सिर्फ 2.5% जो केसेस हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। जो इसके अंदर क्या है, साइबर क्राइम वॉलंटियर्स बनाएंगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो प्रमोट करेगी साइबर क्राइम, जो जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए वॉलंटियर्स को करेगी, जो आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे रिपोर्ट हो रही है और रिमूवल करेंगे इलीगल और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो भी हमारी ऑनलाइन हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू जो हमें पता चला है कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी जो साइबर क्राइम है इंक्रीज हुए 63.5% इन 2009 कंपेयर टू 2019, मतलब 2018 से 2019 के अंदर देखें तो कम कितना इंक्रीज हुआ, 63.5%। इसका बेनिफिट क्या है, अगर ये गवर्नमेंट ने अगर ये पोर्टल बनाया है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तो इससे क्या होगा, जो साइबर क्राइम जो फ्रॉड है या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज़ जो भी कुछ भी हो रहा है तो ये रुकेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका और क्या बेनिफिट है। एक तो हमें पता है कि मैसिव डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मैसिव क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। मैसिव डिजिटलाइजेशन के होने की वजह से पोस्ट कोविड के अंदर हमने देखा एजुकेशन और हेल्थ सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो साइबर गवर्नेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्या, जिससे कि हमारा हमारा इससे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे इससे साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, क्योंकि एवरीथिंग लाइक शिफ्टिंग ऑन द ऑनलाइन बेसिस। ड्यू टू डिजिटल इंडिया ड्राइव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब कुछ ही मतलब फुटप्रिंट फॉलो कर दिए, कौन से, डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉलो किए, लीड टू इंक्रीमेंट इन साइबर क्राइम, जो कि साइबर क्राइम को बढ़ाता है। अब इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए। इनिशिएटिव क्या लिए, पहला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे बोलते हैं I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये सी जो है हमारा, ये साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के लिए है। ये असिस्ट करेगा, ये सेंट्रलाइज साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन डेवलप करेगा, ताकि जो रिस्पॉन्स टूल है हमारा ब्रिंग करने के लिए सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज को टुगेदर, ताकि वो क्या कर सके, टैकल कर सके, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। दूसरा, ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, 2018 के अंदर आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिन BN श्री कृष्णा कमेटी के थ्रू। एक कमेटी क्या करेगी, सिक्योर करेगी सिटीजन का डेटा, इनके बोलने के पर ये बिल आया था, ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2018 बिल। दूसरा, नेक्स्ट है इसका जो बेनिफिट, जो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं वो है साइबर स्वच्छता केंद्र। गवर्नमेंट ने बहुत सारे केंद्र इस्टेब्लिश किए हैं, जिन्हें बोला गया है बोटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर, जो कि पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के पार्ट है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफो टेक जो करेगी, इनको हैंडल करेगी, कौन से, साइबर स्वच्छता केंद्र को। आगे चलते हैं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये किसे CERT-IN भी बोलते हैं, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, सिक्योर करना साइबर क्राइम, जितने भी साइबर स्पेस है इंडिया का, वहाँ पे जितना भी परफॉर्मिंग हो रही है इंडिया के साइबर स्पेस के अंदर, ये नोडल एजेंसी है जो कि डील करती है साइबर स्पेस प्रोटेक्शन के इंडिया के अंदर, और डील करती है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग। इसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन रिलेटेड टू राइजिंग साइबर क्राइम्स। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है, एक है बुदापेस्ट कन्वेंशन। ये बुदापेस्ट कन्वेंशन क्या था, ये काउंसिल ऑफ यूरोप, ये जो काउंसिल ऑफ यूरोप ने क्या किया था, साइबर क्राइम कन्वेंशन की थी, जिसके अंदर ये सो लीगली बाइंडेड है, ये बाइंडिंग नहीं है सबके पर, अगर जो लेना चाहे वो ले सकता है, जो लेना नहीं चाहे नहीं ले सकता। मल्टीलेटरल ट्रीटी ऑन साइबर क्राइम थी, ओपन हुई थी 2001 के अंदर, ये आई थी 2001 के अंदर, लेकिन ये फोर्स में कब आई थी, 2004 के अंदर। हमें इसके अंदर याद क्या करना है कि इंडिया इज़ नॉट द पार्टी ऑफ दिस कन्वेंशन। सेकेंड क्या है, ये कोऑर्डिनेशन करता है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जो भी नेशनल या फिर पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर हो रही है, क्रिमिनलाइज करता है सर्टन साइबर क्राइम को, ठीक है। इन नवंबर के अंदर इंडिया ने इस पर पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने क्या किया था, सपोर्ट किया है किसी रशिया लेड UN रेजोल्यूशन को, जिसके अंदर सेटअप करेंगे सेपरेट कन्वेंशंस को। रेजोल्यूशन क्या है कि साइबर क्राइम जो नॉर्म्स है, जो कि अभी ये किसके, ये US बेस्ड वाले को या फिर बुदापेस्ट कन्वेंशन को चेंज करके
एक नया रेजोल्यूशन लेके आया जाए जिससे क्या हो और ज़्यादा जो साइबर सिक्योरिटी जो लॉज हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकें और इफ़ेक्टिव हो सकें। हमारी जो थर्ड न्यूज़ है वो है हमारी इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस एंड विजिलेंट गवर्नेंस। ये एक न्यूज़ थी क्योंकि हमारा अभी विजिलेंस वीक जो ऑब्जर्व किया गया था ये जो मतलब लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर, ठीक है। ये न्यू इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस डिपार्टमेंट के थ्रू लिया गया जिसमें विजिलेंस वीक को सेलिब्रेट किया है। इसमें इनिशिएटिव क्या लिया है, DAPRG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस और माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर इसमें क्या किया गया है, एक आइडियाज़ बॉक्स बनाया गया है गुड गवर्नेंस टू इन पेंडेमिक, कि पैंडेमिक के अंदर भी जो हमारा कोरोना चल रहा था उसके अंदर भी कितना अच्छा मतलब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की है। सोशल मीडिया पे ट्वीट्स किए गए हैं ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सके ई गवर्नेंस के लॉन्च के। सेकेंड, राउंड टेबल डिस्कशन की गई है सतर्क भारत समृद्ध भारत के लिए, ताकि जो इश्यूज हैं जो प्रिवेंटिव विजिलेंस के वो नैतिक भारत के लिए मतलब एक एथिकल इंडिया बनाया जाए, क्योंकि ये तो हमारी थीम थी विजिलेंस वीक की, सतर्क भारत समृद्ध भारत के लिए। एथिकल ट्रेनिंग इन पब्लिक सर्विसेज, मतलब इसमें बोला कि जो पब्लिक सर्विसेज जितनी भी होती हैं, हमारे सिविल सर्वेंट जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इनके लिए क्या हो, एक एथिकल ट्रेनिंग हो कि कैसे डील अप करना है। सोशल ऑडिट हो, एथिकल प्रैक्टिसेस की डेवलपमेंट किया जाए, मेजरेबल मेट्रिक्स फॉर करप्शन के लिए। दूसरा, इसके अंदर डेवलपमेंट करने मेजरेबल मेट्रिक जिससे हम जो करप्शन है उसे क्या कर सकें, उसे हटा सकें। विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 27 अक्टूबर to 2 नवंबर मनाया जाता है। इसकी थीम मैंने बता ही चुका हूँ कि सतर्क भारत समृद्ध भारत थी। वीक ऑब्जर्व कब किया जाता है, एवरी ईयर होता है। जब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिस भी वीक के अंदर उनका बर्थडे आता है, डेट इज ऑन 31 अक्टूबर, इसको यूनिटी डे भी बोलते हैं और सेम डे ही इंदिरा गांधी की भी डेथ एनिवर्सरी होती है। तो इसी दिन सेम डे क्या करते हैं, हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, जिसके अंदर हम कमिटमेंट करते हैं कि जो हमारा जो इंटीग्रिटी होगी, हमारे जो इंडिया के अंदर जो होगा सिटीजन होंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे और क्या करेंगे, अगेंस्ट करप्शन के लिए लड़ेंगे, ठीक है। अब ये सेलिब्रेट कौन करता है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपने सुना होगा, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के। जो क्वेश्चन मैंने मार्क किए मतलब अंडरलाइन किए, डेट इज इंपॉर्टेंट। सेटअप किए गए थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फरवरी 1964 के अंदर। रिकमेंडेशन किसकी थी, से के संथनन कमेटी। पार्लियामेंट ने जो एक मतलब स्टैट्यूटरी थी तो लिमिट टाइम तक ली थी, लेकिन इसे एक स्टैट्यूएट दे दिया था 2003 के अंदर कि स्टैट्यूटरी स्टेटस की तरह काम करेगी। कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर मल्टी मेंबर होते हैं, एक तो होगा ही होगा डेट इज चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और जो दो अदर मेंबर होंगे दोनों जो वर्क करेंगे एज अ विजिलेंस कमिश्नर की तरह करेंगे, बट दो से ज़्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं हो सकते। ये जितने भी हैं अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एक कमेटी होती है इनको बनाने की जिसके अंदर PM चेयरपर्सन होता है, होम अफेयर्स मिनिस्टर जो मेंबर होता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का क्या होता है, ये भी एक मेंबर होता है। इसका टेन्योर 4 साल का होता है और 65 हमारी मैक्सिमम एज होती है, विच एवर इज अर्लियर, या तो 4 साल पूरे होने चाहिए, 65 ईयर पूरे होने चाहिए। ये अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि मॉनिटर करता है विजिलेंस एक्टिविटीज़ को अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड एडवाइस करता है कि वेरियस जो अथॉरिटीज़ हैं वो प्लानिंग जो कर रहे हैं, एग्जीक्यूट जो कर रहे हैं, और अपने विजिलेंस वर्क को मतलब प्रॉपरली कर सके। विजिलेंस को ही हम कहते हैं सतर्कता। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर नियर बाय साकेत के अंदर है। बाकी ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। रुक जा, अभी हमारी आज की फोर्थ न्यूज़ है वो है रिव्यू करना। एक रिव्यू की है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो PM जिसे BJP भी कहते हैं, ये एक इसके लिए रिव्यू मीटिंग हुई कि क्या इसकी परफॉर्मेंस है। ये किसने की परफॉर्मेंस रिव्यू, केमिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। इसके की पॉइंट क्या थे, जो PM BJP ने अचीव की गई है सेल्स, इस बार इन्होंने एक टारगेट की है कि एक मतलब 7 महीने के अंदर ही 358 करोड़ रुपए कमाए थ्रू 6,600 जन औषधि केंद्र के थ्रू पहले 7 मंथ में, और टारगेट है कि ये 600 करोड़ को पार कर जाएगी विद इन 1 ईयर। अब ये बेनिफिटेड क्यों है, क्योंकि सेल्स जो थी वो राइज की गई हैं। 2014-15 के अंदर जब ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसके अंदर 7.29 करोड़ रुपीज़ ही अर्न किए थे, उस टाइम 99 हमारे पास जन औषधि केंद्र थे। लेटर ऑन 2019-20 के अंदर रुपीज़
133 करोड़ रुपीस अर्न किए जब हमारे पास 6600 केंद्र असते. अब बेसिकली इसको इस्टेब्लिश करना या फिर ये किसके अंडर है, ये बेसिकली ब्यूरो ऑफ प्लाज फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई के अंडर है, जो कि किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर है. ठीक है, जो रजिस्टर हुई है ये बीपीपीआई है, जो रजिस्टर हुई है रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर हुई है. ये एस्टेब्लिश हुई थी 2008 के अंदर. ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और पीएम बीजेपी यानी इन शॉर्ट ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर ही ये की गई है. हमने इसको हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है बीएमपी बीजेपी, ये इसी के अंदर हमारा किया गया है. इन्होंने क्या किया है, ये रिसेंटली इनको अप्रेज भी किया है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड टाइम इन्होंने क्या किया है, मेडिसिन को और फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो सप्लाई है बहुत अच्छी करी है अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर. अब हमारा जन औषधि वीक कब सेलिब्रेट होता है, ये 1 to 7 मार्च होता है हमेशा. 1 मार्च to 7 मार्च 2020 के अंदर सेलिब्रेट किया गया है, जिसके अंदर हमने एजुकेट किया है कि हमारे कुछ जनरल पब्लिक प्राइजेस पॉलिसीज है, जिसके अंदर हमारी जेनरिक मेडिसिन हमारे को ईजिली मिल जाएंगी जन औषधि केंद्र पे. अब इस जन औषधि, इसके लिए हमने जन औषधि सुगम एक एप्लीकेशन भी बनाई है, जो कि मोबाइल ऐप है, लॉन्च हुई है अगस्त 2019 के अंदर, जिस ऐप के थ्रू हमारे लोकेट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं. लोकेट क्या कि हमारे पास जन औषधि केंद्र नियर बाय कौन सा है, वहाँ पर जेनरिक मेडिसिन किस नाम से अवेलेबल है, और प्रोडक्ट कंपैरिजन करेंगे जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड के अंदर, जिसके अंदर एमआरपी और ओवरऑल हमारी कितना सेविंग हुई है. ये प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना थी क्या, मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर बीपीपीआई इसको इनिशिएट करवा रही है. तो 2008 के अंदर जन औषधि कैंपेन लगा, जिसका नाम 2015-16 में बदल के पीएम बीजेपी रख दिया. यानी ये आई थी एक तरह से 2008 के अंदर. इसका एम क्या है, एक्सटेंड करना है जो क्वालिटी ऑफ जो जेनरिक मेडिसिन हैं. जेनरिक मेडिसिन हो गई नॉर्मल मेडिसिन जो कि ब्रांडेड नहीं होती. आउट ऑफ द पॉकेट जो एक्सपेंडिचर एक पर बंदे के इलाज पे लगता है उसको कम करना. क्रिएट करना अवेयरनेस जेनरिक मेडिसिन के थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिसिटी. अवेयर करना पीपल को कि जो क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्रांड में मिलती है, वो कहीं पे भी मिल सकती है. अब ये जो पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र है, ये आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये जेनरिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, ब्रांड नहीं, ओनली जेनरिक ड्रग्स. जेनरिक मेडिसिन जो होती है, जो मतलब आउट ऑफ द ब्रांड्स होती हैं, जनरली इसकी डेफिनेशन ही यही है. और इन मेडिसिन की टेस्टिंग भी होगी, जो कि WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगी, जो बोला गया है. WHO जिसके लिए हमने बोला गया WHO GMP बेंचमार्क, मतलब WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, और इसको परमिशन भी लेनी पड़ेगी नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड लेबोरेटरी से. यानी इसके अंदर हम क्वालिटी के लिए भी हम वर्क करेंगे. अब इसके लिए कुछ सजेशन है हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए कि बीपीपीआई को मेजर लेने चाहिए कि जो हमारा मेन पर्पस क्या है, जो इसके अंदर जो मार्जिनलाइज सेक्टर है उस तक हमारी मेडिसिन पहुँचे. तो मार्जिनल सेक्टर के अंदर हमने सजेशन दिए हैं बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को. तो बीपीपीआई जो मैंने बताया, जो कि एक एजेंसी है जो सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग हमारी एस्टेब्लिश्ड है, और बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर आती है. तो ये हमारी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि मार्जिनलाइज सेक्टर्स हैं उनको क्या करेगी, स्ट्रेंथ करेगी, ताकि उन लोगों तक सप्लाई चेन हमारी स्ट्रेंथ हो सके. ठीक है, हमारे इंक्रीज कर सके अवेयरनेस को कि पीपल को कि एफिकेसी जो हमारी जो क्वालिटी है और जो जनऔषधि मेडिसिन की वो बहुत अच्छी है, इंक्रीज कर सके कवरेज जो बेसिकली रिमोट और रूरल एरियाज़ के अंदर, और अवेलेबिलिटी जो मेन पर्पस है अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन हमारी बढ़ सके. ठीक है, अब ये हमारी हो गई ये 4th न्यूज़ खत्म. अब आते हैं हम 5th न्यूज़ पे. 5th न्यूज़ है हमारी एवोल्यूशन ऑफ नेशनल मानसून मिशन. नेशनल एवोल्यूशन ये दोबारा चेक किया है, एक NMM भी बोलते हैं इसको, NMM भी बोलते हैं इसको, कि एक नेशनल मानसून मिशन हमने एक स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने. तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है कि जो मिशन हमने स्टार्ट किया था उससे कुछ बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो ये नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने इसका टेस्ट किया है. ठीक है, इसे बोलते हैं NCER, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. NCAER क्या है, ये 1956 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी. हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर. ये ओल्डेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है.
जो हमारा जो नेशनल मानसून जो मिशन है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के थ्रू 2012 के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर है, जो इसके अंदर मतलब पार्टनरशिप, वर्किंग पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल एंड द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम क्या है? फोरकास्ट करना ऐसी स्किल जिससे हमारा जो मतलब जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़े फार्मर्स की, ताकि जो मानसून्स वगैरह हैं उनकी प्रिडिक्शन पहले ही की जा सके। इसके लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम भी लगाया गया है कंट्री के अंदर, जिससे क्या हो सके, हमारा हमारा मानसून के अंदर हमारे जितने भी जो शिफ्ट होते हैं वेदर और क्लाइमेट के अंदर, उसे फोरकास्ट किया जा सके। इसकी एवोल्यूशन क्या है? पहली बात, ये जो स्टडी है अक्रॉस की गई है पूरे जितने भी 173 रेनफेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर 16 स्टेट्स के अंदर, जो रिप्रेजेंट करेंगे जो क्लाइमेटिक जोन जो मेनली मतलब रिप्रेजेंट करते हैं मेजर क्रॉप जहाँ पर होती है, और यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर भी होता है। ठीक है। और ये जो स्टडी जो कंडक्ट की है बेसिकली NCAER ने, वो कंडक्ट किया है बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के अंदर। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या है? इसके अंदर बेसिकली इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट लगी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा तो लगाया है इसके अंदर, नेशनल मानसून मिशन के अंदर 1000 करोड़ रुपीज़ लगाया, प्लस हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटिंग है जो कि हमारे को रिजल्ट बताएंगे, उसमें 50,000 करोड़ रुपीज़ है लगा दिया है गवर्नमेंट ने। तो उनका एनालिसिस करने के लिए कि इन जितना पैसा लगाया है उनका इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारा एवेल्यूट करने के लिए NCAER को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्क दिया था। इसका बेनिफिट क्या मिला हमें कि 1.07 जो BPL एग्रीकल्चर हाउस होल्ड को बेनिफिट मिलेगा, 53 लाख BPL बिलो पॉवर्टी लाइन फिशर फोक जो है हमारी कंट्री में, उनको बेनिफिट मिलेगा। और इसके अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिट जाएगा, क्योंकि हम उसके अंदर डायरेक्ट बताएंगे कि क्या कहते हैं कि क्या उनको गाइडलाइंस देंगे जिससे वो अपने लॉस से बच सकते हैं। तो हमारे को इसके अंदर बेनिफिट क्या हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर हमारे को बेनिफिट क्या हुआ है। पहला, एग्रीकल्चर को बेनिफिट हुआ है, हाउस होल्ड को हुआ है, फार्मर्स को हुआ है, लाइव स्टॉक्स को हुआ है, और उसके ऑनर्स को हुआ है। टुगेदर अगर देखा जाए तो 13,331 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, और अगर इसे 5 साल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 48,056 करोड़ का बेनिफिट हुआ है। इससे हमारे को क्या क्या बेनिफिट हुआ है? बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग करवा सकते हैं हम IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, जिसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली के अंदर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर ही काम कर सकता है। एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज मिली हैं, ओशियन स्टेट फोरकास्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल फिशिंग जोन का भी हम बता सकते हैं। एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज में हम क्या बताएंगे कि वेदर सर्विसेज फॉर फार्मर, जो प्रोमिनेंट सर्विसेज है कि कब कौन सा वेदर चेंज होगा, कब क्या होगा, कैसी क्लाइमेटिक, कितनी रेन होगी। दूसरा, ओशियन स्टेट फोरकास्ट एंड वार्निंग कि फिशरमैन को अंदर जाने से, सी के अंदर अगर सी के अंदर कोई साइक्लोन या फिर कोई अगर वेव्स आ रही हैं, हाई वेव्स आ रही हैं, हाई टाइड्स आ रही हैं, तो उन्हें पहले इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे एलिमिनेट कर पाएंगे अपने लॉस को, और वहाँ पे जाएंगे नहीं, ट्रिप को अपना कैंसिल कर पाएंगे। दूसरा, पोटेंशियल फिशिंग जोन। अब जो इसके अंदर हमारे को सक्सेसफुल क्या, जिससे हमारे को सक्सेसफुल ट्रिप्स, हमें पता है फिशिंग हम कहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा हॉट करंट और कोल्ड करंट हमारे मिल रहे होते हैं, वो सबसे बेस्ट जोन होता है फिशिंग करने के लिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिशिंग ब्रीडिंग होती है। डेटा एनालिसिस क्या है कि 82% जो फिशरमैन है वो यूज़ कर पा रहे हैं ओशियन स्टेट फोरकास्टिंग वार्निंग को, जब भी वो वेंचर करते हैं उससे पहले, सी के अंदर जाने से पहले। अप्रॉक्स 1.92 करोड़ एडिशनल इनकम आई है, और बिकॉज क्योंकि 1079 फिशिंग एक्सपेडिशन किए गए हैं अंडर पोटेंशियल फिशिंग जोन के अंडर, पोटेंशियल फिशिंग जोन के अंडर। दूसरा, 94% जो फार्मर्स हुए अवॉइड कर पाए लॉसेस को और इंक्रीज कर पाए हैं इनकम्स को, सर्विसेज ऑफ NNM नेशनल मानसून मिशन के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर जो वेदर की एडवाइजरी हुई है, इससे 98% फार्मर्स को बेनिफिट क्या हुआ है कि वो अब मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं कि कब उन्हें कौन सी क्रॉप लगानी है, कैसे क्रॉप लगानी है, कितनी रेन फोरकास्ट होगी, कैसे लैंड को प्रिपेयर करना है, कैसे चेंज करनी है क्रॉप्स को, कैसे शेड्यूल करना है एप्लीकेशंस को, कब कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, कब कौन सा पेस्टिसाइड डालना है, सब कुछ इरीगेशन से रिलेटेड जितनी भी है सब इसके अंदर इसे बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से इनको ओवरऑल बेनिफिट हुआ है। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, आज की लास्ट न्यूज़ है, वो है सेंट्रल स्टैंड ऑन विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बेसिकली सेंट्रल स्टैंड फॉर विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या? विस्ता रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू हो रहा है। ये एक पावर कॉरिडोर जो इंडिया का है उसको रीडेवलप करने या रीवैम्प करने के लिए बेसिकली हो रहा है। प्रोजेक्ट रिलेटेड किससे है? कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रायंगुलर शेप्ड
पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कॉमन जो अभी सेक्रेटरीट है उसको बदलने के लिए रिवैम्प करेंगे, जो 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है राजघाट का जिसमें प्रेसिडेंट हाउस से लेके इंडिया गेट तक है उसे, प्लस न्यू पीएमओ बनाएंगे, प्लस पीएम हाउस बनाएंगे, न्यू वाइस प्रेसिडेंट का हाउस बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाएंगे, प्लस पेपरलेस ऑफिस बनाने के ऊपर फोकस करेंगे, प्लस सेपरेट एमपीज को ऑफिस मिलेंगे। करंटली जो सेंट्रल विस्ता जो प्रोडक्ट है दिल्ली के अंदर, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस जिसे राष्ट्रपति प्लस संसद कहते हैं, प्लस इंडिया गेट को, प्लस नेशनल आर्चीव्स, प्लस राष्ट्रपति भवन जिसे प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं, इनके ऊपर जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है। अभी जो करंट जो नॉर्थ ब्लॉक प्लस साउथ ब्लॉक है ये रीपर्पज होगा, जो अभी जो करंट वाला है नॉर्थ ब्लॉक के अंदर हमारे इसे पावर कॉरिडोर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ ब्लॉक के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आती है, प्लस अदर मिनिस्ट्रीज आती है, प्लस जो साउथ ब्लॉक के अंदर हमारी यहाँ पे आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्लस पीएमओ आता है। अब इनको कैसे यूज करेंगे, म्यूजियम की तरह, क्योंकि जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं ये बनाई गई थी 1927 के अंदर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने। इसी की वजह से ही जो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं हम लुटियन जोन्स भी कहते हैं। बेसिकली जो पहले जो बिल्डिंग बनाई थी ये सर्व करने के लिए बनाई थी सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल को, बट लेटर ऑन हमारा जब बाय कैमरल लेजिस्लेचर हो गया तो इसके अंदर स्पेस कम होने लग गया। अब मैं आगे बताता हूँ स्पेस कैसे। ऑलरेडी पैक्ड है, जब कभी भी हमारा ज्वाइंट सेशन भी होता है तो इवन जो एमपीज होते हैं उनको प्लास्टिक की चेयर्स पे बैठना पड़ता है, डेट इज जो डिमिनिश करती है हमारी डिग्निटी ऑफ हाउस को। और फ्यूचर के अंदर हमें पता है डीलिमिटेशन होनी है 1926 के अंदर, जो अभी क्योंकि 1971 के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन के बेस पे हमारा लोकसभा राज्यसभा है, जब लेटर ऑन लोकसभा और राज्यसभा होगा तो हमारा जो अब जो डीलिमिटेशन होगा उसमें सीट्स बढ़ जाएंगी। लोकसभा के अंदर आएगी 888 एमपीज होंगे और राज्यसभा के अंदर 384 एमपीज होंगे, डेट विल बी लाइक अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। फर्दर करेंगे इसके अंदर, और क्यों हम रिवैम्प कर रहे हैं, बेसिकली सेफ्टी कंसर्न की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सेफ्टी नॉर्म्स अभी कोई भी फायर से रिलेटेड कोई भी फायर मतलब वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। वाटर प्लस सीवर लाइनेज है जो कि बहुत बुरी हालत के अंदर है, जो हमारे जो नेशनल हेरिटेज जो नेचर है उसे ख़राब कर रही है। दूसरा, दिल्ली हमें पता है कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया के अंदर आती है, बट ये बिल्डिंग्स है क्वेक प्रूफ नहीं है। दूसरा, अब ये बेसिकली क्या है, हमें पता है कि 2001 के अंदर हमारा पार्लियामेंट्री अटैक हुआ था, तो ये सिक्योरिटी के बेसिस पे भी हमारी एफिशिएंट नहीं है। और हमारा जो थर्ड है कॉस्ट एडवांटेज, अभी हमें मैंने जैसे बताया कि एमपीज की सेपरेट ऑफिस बनेंगे। अभी जो वेरियस जो मिनिस्ट्रीज हैं डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर हैं, उन बिल्डिंग्स का गवर्नमेंट को रेंट देना पड़ता है। अब जब रेंट देंगे, अगर एक गवर्नमेंट की खुद की होंगी तो गवर्नमेंट को रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, बेस्ट जो बेस्ट प्रैक्टिस होगी इसमें रेंट बचेगा। दूसरा, सेपरेट ऑफिसेज मिलेंगे किसको, एमपीज को, ठीक है, अभी क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर है। एनवायरनमेंट बेनिफिट क्या होगा, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होंगी सब एक जगह कंसोलिडेटेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से इसमें जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है और जो पोल्यूशन है वो कम होगा, और जो जो प्रोजेक्ट है बेसिकली मेट्रो से कनेक्ट करेंगे, तो जो जिससे क्या होगा, मिनिमल यूज होगा ट्रैफिक का, और क्या होगा, पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कुछ क्रिटिसिज्म है, वो बेस्ट क्या है, पहली बात इन्वायरमेंटल इशू है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलोकेशन करेंगे ट्रीज का, इन्वायरमेंटल इशू होगा, जिससे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने बताया 1927 के अंदर बना था, जो कि हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रखता है कहीं ना कहीं। दूसरा, जो कंट्री है, मेन चक्कर है कि अभी कोविड से हम निकले, कोविड का भी अभी स्टिल इफेक्ट हम इकोनॉमी में दे सकते हैं, तो कंट्री इज नॉट लाइक इन अ नीड और नॉट इन अ स्टेटस की वो दोबारा रिवैम्प कर सके, तो उसमें पैसे को अभी हमें पैसे की ज़रूरत है, तो इस पर पैसा लगाना ये इसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है। दूसरा, इसका की अप्रूवल कहाँ से लिया गया है, जो एलिगेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इसका प्रॉपर हमारे को पता नहीं कि किसने कैसे बिड हुई है, कहाँ से बिड हुई है, बस गवर्नमेंट ने टेंडर दे दिया टाटा को। दूसरा, ओपोजिशन ने क्वेश्चन किया है कि लेक ऑफ स्टडीज़ कहाँ पे, आपने कौन सी स्टडीज़ किया जिसके अंदर हमें पता चला है कि इम्पैक्ट आएगा इन्वायरमेंट पे, ट्रैफिक पे, और हमारा पोल्यूशन जिससे कम होगा। तो ये हमारी आज की जितनी कुछ न्यूज़ थी, जो कि बेसिकली सिविल सर्विसेज के लिए, ईपीएफओ के लिए, एनटीपीसीज के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। बाकी मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप अपना वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं।